कहानी की शुरुआत होती है 1997 से, जहां 5 मिलियन लोग एक वायरस से मारे गए। इंसानों को धरती छोड़नी पड़ी और अब वो धरती के नीचे अंडरग्राउंड रहते हैं। जिस तरह से कभी इस धरती पर जानवरों का राज हुआ करता था, एक बार फिर से वो वक्त लौट चुका है। यही अंडरग्राउंड जेल में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम कॉल है। कॉल को कुछ वैज्ञानिकों के सामने ले जाया जाता है। वैज्ञानिक कॉल को बताते हैं कि हमने एक ऐसा तरीका इजाद कर लिया है जिससे हम किसी भी इंसान को टाइम ट्रेवल के थ्रू पास्ट में भेज सकते हैं, और इस काम के लिए हमने तुम्हें चुना है, और अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। इंसानियत को बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। हम चाहते हैं कि तुम सन 1996 में जाओ, उस वक्त में जब पूरी दुनिया में वायरस फैलना शुरू हुआ था। तुम्हें वहां जाकर ओरिजिनल वायरस को, जो सबसे पहले फैलना शुरू हुआ था, उसे ढूंढना होगा, ताकि आज सन 2035 में हम वायरस का क्योर यानी इलाज ढूंढ सकें। ये वक्त सन 2035 का होता है। कॉल इनकी शर्त मान जाता है। कॉल को टाइम ट्रेवल के थ्रू पास्ट में भेजा जाता है, पर वो 1996 में ना पहुंचकर सन 1990 में पहुंच जाता है, जहां पर पुलिस के साथ झगड़े की वजह से उसे गिरफ्तार किया गया होता है। यहाँ पर डॉक्टर कैथरीन उससे मिलने के लिए आती हैं। कॉल की अजीब बातों की वजह से उसे सब पागल समझते हैं, इसीलिए उसे डॉक्टर के पैनल के सामने बुलाया जाता है, जहां पर डॉक्टर कैथरीन भी होती हैं। यहाँ पर कॉल इन सबको बताता है कि सन 1996 में एक वायरस फैला था, जिसकी वजह से सन 1997 तक 500 करोड़ लोग मारे गए। सिर्फ 1% लोग बचे, जो इस वक्त जिस वक्त से मैं आया हूँ यानी सन 2035 में धरती के नीचे अंडरग्राउंड रहते हैं। कॉल की बातों पर किसी को विश्वास नहीं होता। उससे पूछा जाता है कि क्या तुम दुनिया को बचाने के लिए आए हो। कॉल कहता है कि नहीं, दुनिया पहले खत्म हो चुकी है। मैं बस उस वायरस की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ जिसकी वजह से 500 करोड़ लोग मारे गए, ताकि हम अपने वक्त में सन 2035 में इस वायरस का इलाज बना सकें और एक बार फिर से खुले आसमान के नीचे सांस ले सकें। यहाँ पर कॉल कहता है कि मैं अपने वैज्ञानिकों की टीम को एक कॉल करना चाहता हूँ। उनके पास एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से एक नंबर डायल करके मैं उन्हें वॉइस मेल भेज सकता हूँ। कॉल को इजाजत दे दी जाती है, पर जब वो कॉल करता है तो कॉल एक औरत रिसीव करती है। दरअसल वैज्ञानिकों ने उस सिस्टम को, उस यंत्र को 1996 में सेट किया था और कॉल होता है सन 1990 में, इसीलिए कॉल उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता। कॉल को यहाँ पर पागल करार दे दिया जाता है, और जब वो पागल खाने में जाता है तो वहाँ पर उसे एक पागल मिलता है जिसका नाम होता है जेफरी। जेफरी एक बहुत बड़े रईस का बेटा होता है। यहाँ पर कॉल को एक अलग सेल में रख दिया जाता है, पर कॉल वहाँ से गायब होकर वापस अपने वक्त में यानी सन 2035 में आ जाता है। जहाँ पर आने के बाद कॉल को एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है जिसमें एक लड़की कहती है कि 12 मंकीज की हामी ने अपना काम कर दिया है। उसके बाद वैज्ञानिक कॉल से पूछते हैं, क्या तुमने संदेश भेजा था? ये संदेश हमें सन 1996 से आया है। कॉल कहता है, तुमने मुझे सन 96 में नहीं बल्कि सन 1990 में भेज दिया था। उनको यहाँ पर कुछ फोटोज दिखाई जाती हैं और पूछा जाता है कि क्या तुम इनमें से किसी से मिले थे। यहाँ पर उसे जेफरी की फोटो भी दिखाई जाती है, वो पागल जो कॉल को पागल खाने में मिला था। कॉल कहता है कि शायद मैं इससे मिल चुका हूँ। इसके बाद कॉल को एक और मौका दिया जाता है। उसे टाइम ट्रैवलिंग मशीन के अंदर डाला जाता है और सन 1990 में दोबारा भेजा जाता है। इस बार फिर से गलती होती है और कॉल अब के से वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त में पहुंच जाता है, जहां पर चारों तरफ गोलियां चल रही होती हैं। कॉल को कुछ भी समझ नहीं आता। एक गोली उसके पैर में भी लग जाती है, पर इससे पहले कि उसकी जान जाती, एक बार फिर से मशीन अपना काम करती है और इस बार कॉल सन 1996 में पहुंचता है, जहां पर उसे एक्चुअली जाना था। वहां पर पहुंचकर वो देखता है कि इस वक्त डॉक्टर कैथरीन लेक्चर दे रही होती हैं, जिससे कॉल सन 1990 में पागलखाने में मिला था। अब वो एक जानी मानी हस्ती हैं। उन्होंने किताब लिखी होती है। उसके लेक्चर के बाद उसकी किताब पर सभी लोग उसके ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। अभी उसके पास डॉक्टर पीटर आता है। डॉक्टर पीटर कैथरीन से कहता है कि इंसानों की वजह से धरती अब रहने लायक नहीं रही। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, धरती के रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, जिस वजह से धरती अब रहने लायक नहीं रहेगी। कैथरीन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब कैथरीन जब घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है तो कॉल पहले से वहां पर होता है। वो कैथरीन को किडनैप कर लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ फिलाडेल्फिया चलोगी, क्योंकि वायरस की शुरुआत फिलाडेल्फिया से हुई थी। कैथरीन कॉल को पहचान जाती है कि आज से 6 साल पहले 1990 में कॉल अचानक से पागलखाने से गायब हो गया था। कॉल कैथरीन को समझाने की कोशिश करता है कि वो टाइम ट्रैवल कर रहा है। कैथरीन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और दोनों के दोनों फिलाडेल्फिया पहुंच जाते हैं, जहां पर कॉल देखता है कि दीवारों पर 12 मंकीज ग्रुप के निशान होते हैं। वो समझ जाता है कि अब 12 मंकीज ग्रुप सक्रिय है और आज से ठीक 1 महीने बाद दुनिया में वायरस फैलना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से 500 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाएगी। फिलाडेल्फिया में एक दुकान के बाहर एक पिक्चर का साइन दिखता है और ये 12 मंकीज ग्रुप का साइन है। कॉल उस शॉप के अंदर जाता है जहां पर एक लड़की और 2 लड़के होते हैं। कॉल उनसे कहता है कि मुझे पता है तुम 12 मंकीज ग्रुप के सदस्य हो, मुझे तुम्हारे ग्रुप के लीडर का नाम जानना है। हालांकि वो बताना नहीं चाहते थे, पर जब कॉल लड़की के सर पर गन तान देता है तो उन्हें बताना पड़ता है कि हमारे लीडर का नाम जेफरी है। दरअसल जेफरी वही है जिसने सन 1990 में कॉल पागलखाने में मिला था। वो बताते हैं कि जेफरी अब बहुत फेमस है। उसके पिता एक वॉयर लॉजिस्टिक्स हैं। वॉयर लॉजिस्टिक्स वो होता है जो वायरस के ऊपर काम करता है।
और जेफरी अपने पिता का विरोध करता है, इसीलिए वो दुनिया के सामने, मीडिया के सामने बहुत फेमस हो गया है। कॉल यहाँ से कैथरीन के साथ जेफरी के घर की तरफ निकल पड़ता है। जेफरी के साथ कैथरीन इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि ये एक मानसिक रोगी है और इसे उसकी जरूरत है। कॉल 1996 में आने से पहले वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त में चला गया था, जहाँ पर उसके पैर में गोली लगी थी और अभी भी वो गोली उसके पैर में होती है। कैथरीन कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा इलाज करना चाहती हूँ। वो उसके पैर की गोली निकाल देती है। कॉल इसके बाद जेफरी के घर पर जाता है, जहाँ पर जेफरी के लोग बताते हैं कि तुम्हारा एक पुराना साथी तुमसे मिलने के लिए आया है। जेफरी जब कॉल को देखता है तो वो उसे पहचानने से मना कर देता है। कॉल कहता है कि मैं यहाँ 12 मंकीज के लिए आया हूँ। ये सुनकर जेफरी उसे ऊपर अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ पर कॉल जेफरी से कहता है कि तुम जो करने वाले हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उसे बदल नहीं सकता। मुझे बस वायरस की इन्फॉर्मेशन चाहिए। जेफरी कहता है कि मैं किसी वायरस के बारे में नहीं जानता, बल्कि 1990 में जब तुम मुझे मिले थे, तुमने कहा था कि सोचो अगर हवा में कोई ऐसी चीज, ऐसा वायरस फैल जाए जिससे मानव जाति का खात्मा हो जाए तो ये दुनिया कैसी होगी। वो तुम हो जो वायरस को इस दुनिया में फैलाना चाहते हो। कॉल को उसकी कोई बात समझ नहीं आती और कॉल यहाँ से भाग जाता है। जेफरी के लोग उसका पीछा भी करते हैं। अब कॉल अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलता है, जहाँ पर उसने कैथरीन को बंद करके रखा होता है। कैथरीन बाहर आकर उस पर हमला कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे डिग्गी के अंदर बंद कर दिया। जब वो कॉल के चेहरे पर घाव के निशान देखती है तो वो कहती है तुमने किसी को मारा है। कॉल कहता है कि जल्द ही पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और जो लोग बचेंगे उन्हें धरती के नीचे रहना पड़ेगा, एकदम कैदियों की तरह। मैं इस वक्त से नहीं जाना चाहता। मुझे सूरज की रोशनी, हवा, पानी सब कुछ बहुत पसंद है। तभी इन्हें पुलिस की आवाज आती है। कैथरीन पुलिस का ध्यान खींचने के लिए हॉर्न बजाती है और जब वो उस तरफ देखती है जहाँ पर कॉल खड़ा था तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। कॉल ठीक इस तरह से गायब हो जाता है जिस तरह से आज से 6 साल पहले 1990 में वो पागल खाने से अचानक गायब हो गया था। कॉल वापस अपने वक्त में यानी कि 2035 में पहुंच गया होता है। वहीं 1996 में फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले कैथरीन को बताते हैं कि जो गोली आपने कॉल की बॉडी से निकाली थी वो इस वक्त की नहीं है, वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त की है। ये गोली उस वक्त चलाई गई थी। ये सुनकर कैथरीन पूरी तरह से हैरान हो जाती है। कैथरीन दरअसल इसी तरह की घटनाओं पर रिसर्च करती है। उसके पास बहुत सारी फोटोज होती हैं और जब वो वर्ल्ड वॉर 1 की एक फोटो देखती है तो उस फोटो में कॉल भी होता है। वो समझ जाती है कि कॉल पागल नहीं है। उसने आज तक टाइम ट्रेवल के बारे में जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है, यानी कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। इसीलिए वो जेफरी के पिता को कॉल करती है और बताती है कि आपका बेटा जेफरी आपकी लैब से वायरस चुराएगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दरअसल कैथरीन और कॉल को यकीन है कि 12 मंकीज ग्रुप का लीडर जेफरी वायरस को पूरी दुनिया में फैलाता है और जेफरी के पिता कहते हैं कि जिस लैब में वायरस है जेफरी कभी भी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। वहीं सन 2035 में दिखाया जाता है जहां कॉल पहुंच चुका है। कॉल को एक बार फिर से सन 1996 में भेजा जाता है ताकि वो वायरस का पता लगा सके। 1996 में आने के बाद कॉल कैथरीन से मिलता है। वो कहता है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से कॉल के दिमाग पर गहरा असर पड़ता था। कैथरीन कहती है कि मुझे पता है तुम बिल्कुल ठीक हो। वो कॉल को अपने साथ ले जाती है और उससे उस नंबर के बारे में पूछती है जिस नंबर के जरिए वो सन 2035 में वैज्ञानिकों से बात कर सकता है। और कॉल को यहाँ पर यकीन हो जाता है कि ये सब उसका भ्रम था। कैथरीन उसे विश्वास दिलाती है, यकीन दिलाती है कि जो कुछ भी तुमने कहा था वो सब कुछ सच था। कॉल कहता है कि मैं वापस उस दुनिया में नहीं जाना चाहता, मैं जमीन के नीचे रहना नहीं चाहता, मैं स्वस्थ रहकर हमेशा खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। कॉल को वो नंबर याद आ जाता है जिस नंबर पर उसने आज से 6 साल पहले 1990 में अपने वैज्ञानिकों से बात करने की कोशिश की थी। वो नंबर कैथरीन को बताता है। कैथरीन कहती है कि मैं इस नंबर पर वैज्ञानिकों से बात करके आती हूँ और बहुत जल्द वापस आती है। वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि ये नंबर एक कारपेट कंपनी का था। मैंने उनसे कहा कि 12 मंकीज आर्मी ने अपना काम कर दिया। कॉल कहता है कि इसके बाद तुमने कहा होगा कि मेरी क्रिसमस। ये सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि कैथरीन ने ऐसा ही कहा था। कैथरीन पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। कॉल कहता है कि सन 2035 में तुम्हारा ये मैसेज वहाँ के वैज्ञानिकों को मिल गया था। उन्होंने ये मैसेज मुझे खुद सुनाया था। और इस मोमेंट पर कॉल को सब कुछ साफ साफ याद आ जाता है। इन दोनों को यकीन हो चुका है कि बहुत जल्दी ये वायरस पूरी दुनिया में फैलने वाला है, जिससे कि 500 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाएगी और ये चाहकर भी इस महामारी को रोक नहीं सकते क्योंकि ये घट चुका है। ये तो बस सिर्फ उस वायरस को ढूंढना चाहते थे, पर अब कॉल ने फैसला किया है कि वो इसी दुनिया में रहेगा। उसने अपने शरीर से उस सोर्स को भी निकाल दिया होता है जिससे सन 2035 के वैज्ञानिक वापस 2035 में उसे बुला सकते थे। दरअसल वो उसके दांत में होता है। कॉल कहता है कि मेरे पास मेरी जिंदगी के जितने भी दिन हैं वो मैं तुम्हारे साथ यहाँ बिताना चाहता हूँ।
कॉल ने कभी भी अपनी जिंदगी में समंदर नहीं देखा होता, इसीलिए वो कॉल से कहती है कि मैं तुम्हें समंदर दिखाने के लिए लेकर जाऊंगी। वो अपना भेस बदल लेता है क्योंकि कॉल के पीछे पुलिस होती है, और जब कॉल कैथरीन को उसके बदले हुए रूप में देखता है तो कहता है तुम हमेशा मेरे सपनों में आया करती थी। दरअसल कॉल को हमेशा एक सपना आता है और उस सपने में वो हमेशा कैथरीन को ही देखा करता था। वो कहता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। कैथरीन को भी ऐसा लगता है जैसे वो कॉल को बहुत पहले से जानती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अगली सुबह ये एक टैक्सी से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें फ्लोरिडा जाना है, जहां पर कैथरीन कॉल को समंदर दिखाना चाहती है। टैक्सी ड्राइवर इन्हें कहती है कि हमें रास्ते में 12 मंकीज की आर्मी भी मिल सकती है। उन्होंने चिड़ियाघर के सभी जानवरों को छोड़ दिया, साथ ही जेफरी के पिता की लैब में जितने भी जानवर थे जेफरी ने उन सबको भी छोड़ दिया और अपने पिता को पिंजरे में बंद कर दिया है। पर कॉल और कैथरीन को समझ में आ जाता है कि 12 मंकीज की आर्मी का मकसद कुछ और था। वो बंदी जानवरों को आजाद करना चाहते थे, ना कि वायरस को इस दुनिया में फैलाना चाहते थे। अब ये दोनों के दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पर पुलिस इन्हें ढूंढ रही होती है। और जब कैथरीन टिकट लेने के लिए जाती है, कॉल उस नंबर पर, जो नंबर उसे सन 2035 में वैज्ञानिकों से बात करा सकता है, उन्हें बताता है कि 12 मंकीज आर्मी को भूल जाओ, उन्होंने कुछ नहीं किया और ना ही अब मैं वापस आऊंगा। कॉल के फोन रखने के 5 मिनट बाद फ्यूचर से यानी सन 2035 से कॉल का एक दोस्त यहाँ पर आ जाता है, जिसे सन 2035 के वैज्ञानिकों ने यहाँ पर भेजा है। वो कॉल को एक गन देता है और कहता है कि तुम्हें ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, नहीं तो हमें कैथरीन को मारना पड़ेगा, हम मजबूर हैं। कॉल उससे गन ले लेता है। वहीं हम दूसरी तरफ कैथरीन को देखते हैं, जो एक आदमी से टकराती है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर पीटर होता है। वही डॉक्टर पीटर जो एक बार सेमिनार के बाद कैथरीन के पास उसकी ही बुक पर ऑटोग्राफ लेने के लिए आया था। उसने उस वक्त कैथरीन से कहा था कि इंसानों ने इस धरती को रहने लायक नहीं छोड़ा और बढ़ती हुई जनसंख्या धरती के सारे रिसोर्स को खत्म कर रही है। साथ ही साथ कैथरीन को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि डॉक्टर पीटर जेफरी के पिता, जो कि वेयर लॉजिस्टिक्स हैं, उनका असिस्टेंट भी है और हो न हो उसी के पास वही वायरस है जो पूरी दुनिया में फैलने वाला है। और वो आकर सारी बातें कॉल को बताती है। ये दोनों डॉक्टर पीटर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कैथरीन को डॉक्टर पीटर दिख जाता है। हालांकि वो सिक्योरिटी क्रॉस कर चुका होता है, लेकिन वो चिल्लाकर कहती है कि उसके पास खतरनाक वायरस है, लेकिन उसकी बात को कोई नहीं सुनता। कॉल के पास जो गन होती है वो उसे लेकर डॉक्टर पीटर के पीछे भागता है, पर तब तक पीछे से पुलिस आ जाती है, जो पहले से कॉल को ढूंढ रही होती है और वो कॉल को गोली मार देती है। कैथरीन कॉल के पास जाती है, जहां पर कॉल अपनी आखिरी सांसें लेता है। ये वो पल होता है जो कॉल ने अपने सपनों में देखा है, कई बार देखा है। और कैथरीन समझ जाती है कि कॉल कहीं न कहीं 1996 में यहीं कहीं है। वहीं दूर से एक छोटा सा बच्चा ये सब कुछ देख रहा होता है और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि कॉल का बचपन का रूप होता है। यानी कि इस वक्त में एक ही जगह पर दो कॉल होते हैं। एक होता है 1996 का जब कॉल एक बच्चा था और दूसरा 2035 का जो टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर पहुंचा है। कैथरीन कॉल के बचपन के रूप को पहचान जाती है। वहीं प्लेन में डॉक्टर पीटर को दिखाया जाता है, जो एक हफ्ते में कई अलग अलग देश में विजिट करने वाला है, ताकि यहाँ पर उसके बैग में जो वायरस है वो उस वायरस को उन देशों में छोड़ सके। पर यहाँ पर उसके बगल वाली सीट में एक लेडी बैठी होती है और ये सन 2035 से यहाँ 1996 में आई होती है। यानी कि इसे पता है कि पीटर ही वो आदमी है जिसने वायरस पूरी दुनिया में फैलाया था। और अब वैज्ञानिक इस असली वायरस का पता लगाकर 2035 में, जहां पर दुनिया लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वहां पर वायरस का इलाज ढूंढ सकते हैं, जिससे दुनिया एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएगी। और यहाँ पर इंसान हवा में, धूप में, पानी में खुलेआम बिना डरे घूम सकते हैं। और इस मोमेंट पर यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी के द्वारा क्या मैसेज प्राप्त हुआ, ये हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।